Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. In our previous video, we were read some topics of chapter second and the remaining topics of chapter second. Today we will read and understand. So all my dear students, please open your computer book in page number 19. So students, please open your computer book in page number 19. Now, in page number 19, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमने यहाँ तक जब हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे देखा है आपको कि स्पेशल पर्पस मतलब जो सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए करते हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लिखा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइंड टू मीट स्पेसिफिक नीड ऑफ एनी यूजर आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे मैंने जिसे हमने देखा है कि जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ किसी स्पेसिफिक टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए, कोई हमारा जो ऐसा वर्क है जो जिसको करने के लिए हमको केवल उसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। जैसे अगर हमको कंप्यूटर में पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, तो उसके लिए हमको केवल पेंट प्रोग्राम यूज़ कर पाते हैं और उसमें हम ड्राइंग कर पाते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, एक बार हम इसको समझेंगे। सॉफ्टवेयर which are designed to meet specific need of any user are called special purpose application software। तो वे सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ यूज़र किसी स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करता है उसे हम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सम स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर। अब यहाँ पे कौन कौन से स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं उसके नेम्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अकाउंटिंग पैकेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, पेरोल सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ईटीसी। तो इसमें से हमने ज़्यादातर अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो यूज़ होता है टैली, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं उसका, अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। ये केवल अकाउंटिंग का वर्क कर सकता है, इसमें हम ना तो अलग टाइप का वर्क इसमें हम नहीं कर पाते हैं। केवल इसमें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बिजनेस में जो अकाउंटिंग होती है, लेन देन का जो लेखा बनाया जाता है, उसका यूज़ करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर ओपन करेंगे, पेज नंबर 20। इन पेज नंबर 20 लिखा है यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, डिवाइसेस होती है, उसको अच्छे से कंट्रोल और मैनेज करने का वर्क करता है। तो देखते हैं इस पे क्या लिखा है। ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम्स टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो जो कंप्यूटर सिस्टम के जो सारे रिसोर्सेज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अच्छे से मैनेज करने, मेंटेन करने और कंट्रोल करने में मदद करता है। इट परफॉर्म्स टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर हेल्थ। और जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो भी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं उनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए, उनका अच्छे से ख्याल रखने के लिए परफॉर्म करता है। देट हेल्प अस इन स्मूथर एंड बेटर फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। और जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका अच्छे से स्मूथ मतलब सरलता से हम उसका यूज़ कर पाएँ, अच्छे से उसकी फंक्शनिंग हो पाए, इसके लिए हमारी मदद करता है। सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ नेम्स और उनको डिटेल में हमको यहाँ पे दे रखा है। अब हम उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे एंटीवायरस। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में पता है कि एंटीवायरस हम किस लिए यूज़ करते हैं।
जैसे कि हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर्स के लिए भी होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंटीवायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर से या मोबाइल से जो वायरस होते हैं उसको हटाने के लिए, हमको हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छे से सेव रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए हम किसी भी अच्छे एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो भी वायरस है वो उस इसकी मदद से, एंटीवायरस की मदद से हम उसको वहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो लिखा है इसके बारे में, ए वायरस इज ए हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम विच करप्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम। अब वायरस के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जो वायरस होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर के लिए, जो कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है उसको करप्ट कर सकता है, वहाँ से डिलीट कर सकता है। टू ओवरकम फ्रॉम दिस हार्म we use antivirus which provides protection to your computer system against virus attacks। तो जो वायरस से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए अगर हमको इन जो वायरस है, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस है तो उससे बचने के लिए हम किसी भी अच्छे एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर रखा है उसको करप्ट होने से, डिलीट होने से बचा सकते हैं और वायरस से बच सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटीवायरस आर, अब कौन कौन सा अच्छे एंटीवायरस है जिसका यूज़ कर हम हमारे कंप्यूटर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वायरस से बचा सकते हैं, वो यहाँ पे आपको नेम्स दे रखे। तो नंबर 1 पे है एवीजी एंटीवायरस, सेकंड पे एवर्स्ट एंटीवायरस, कैस्परकाई, नॉर्टन एंड मैकफ्री, MCF। तो ये सभी जो एंटीवायरस के नेम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनका यूज़, इनमें से किसी भी एक का यूज़ कर हम हमारे कंप्यूटर को वायरस फ्री रख सकते हैं, हमारे डाटा को, इन्फॉर्मेशन को बचा के अच्छे से सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपको बैकअप यूटिलिटीज़। बैकअप यूटिलिटीज़, अब जो बैकअप यूटिलिटीज़ होता है इसका यूज़ हम, अगर बाई चांस हमसे कोई सी फाइल या फोल्डर या हमारा डाटा कंप्यूटर में डिलीट हो जाता है, या बाई चांस कभी करप्ट हो जाता है, तो उसको अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो लिखा है इसके बारे में, बैकअप refers the copy of the data so that these additional copies may be used to restore the original data if lost or recycled। तो जो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज़ हम जो भी डाटा हमसे हमारा लॉस्ट हो चुका है, हम या रिसाइकल डिलीट हो चुका है हमसे, उसको हमारे ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सारे डाटास की एक कॉपी कर कर रखता है। अगर बाई चांस हमसे कोई सा हमारा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो चुका है या रिसाइकल डिलीट हो चुका है, तो उसको हम इस सॉफ्टवेयर के द्वारा वापस से बैकअप उसका लेकर उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन टेक बैकअप ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, डाटाबेस एक्सेट्रा। और हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके क्या क्या चीज़ वापस ला सकते हैं, किस किस चीज़ का बैकअप ले सकते हैं, तो इसमें हम कोई सा भी टेक्स्ट हो सकता है, हमारा कोई सी भी फोटोज हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई सा भी डाटाबेस हो सकता है, इन आदि, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जिसका हम बैकअप लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे डाटा को अच्छे से वापस बैकअप ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ओपन करेंगे पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, कंप्रेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन मीन्स मैं आपको शॉर्टली इसको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। जब हम हमारा जो डाटा है उसकी जो साइज है, जैसे हमारा मोबाइल में भी हम कोई सी वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उसकी साइज़ हमको पता आती है, हम उसके डिटेल वाले उस सेटिंग में जाकर उसकी डिटेल वाले ऑप्शन में जाकर हम देख सकते हैं कि वो वीडियो या फ़ोटो हमारा कितनी साइज का है, कितनी MB का है, कितनी GB का है। तो नॉर्मली जब हम वीडियो बनाते हैं मोबाइल से, तो उसकी जो स्टोरेज होती है, उसकी जो स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैं नॉर्मली मेरे कैमरे से, मोबाइल का जो कैमरा है उससे वीडियो बनाता हूँ, और लगभग आपकी वीडियो जो होती है 25 से 30 मिनट की होती है, जिसकी जो स्पेस होती है, स्टोरेज स्पेस होती है लगभग
3 से 4 GB तक हो जाती है। तो अब 3 से 4 GB डाटा डेली हमारे पास नहीं रहता है, नेट पैक हमारे पास नहीं रहता है कि हम उसको अपलोड कर पाएँ, नेट का यूज़ करके अपलोड कर पाएँ। इसलिए हमें एक एप्लीकेशन है कंप्रेशन के लिए, उसको यूज़ कर कर इसकी जो स्टोरेज स्पेस है उसको कम करता हूँ। देन आफ्टर मैं उसको लगभग 700 टू 800 MB में उसको कन्वर्ट करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, ताकि उसकी मैं जो स्टोरेज स्पेस है उसको कम कर पाऊँ और आसानी से उसको यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँ और आपको उसकी लिंक फिर भेज पाऊँ, ताकि आप ये वीडियोस देख पाएँ और लेसन्स को समझ पाएँ। तो कंप्रेशन मीन्स जो आपकी स्टोरेज स्पेस है उसको कम करने के लिए इसका यूज़ हम कर पाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। स्टोरेज स्पेस इज ऑलवेज एट ए प्रीमियम इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्रेशन श्रिंक फाइल्स सो दैट दे टेक लेस स्पेस इन द डिस्क। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन का यूज़ कर हम हमारी जो फाइल से डाटा है उसको उसकी साइज को कम कर पाते हैं, उसको साइज को हम लेस कर लेते हैं, स्पेस को लेस कर लेते हैं, ताकि डिस्क जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो जल्दी से पूरी भर ना पाए, जल्दी ना भर पाए। आफ्टर कंप्रेशन फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए डिफरेंट फॉर्मेट एंड कैन नॉट बी रीड और एडिटेड डायरेक्टली। और जब हम किसी फाइल या डाटा को कंप्रेस कर लेते हैं तो उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं और आसानी से हम उसको रीड कर पाते हैं और उसमें आसानी से उसको हम रीड नहीं कर पाते हैं और उसमें कोई सा एडिटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से नहीं कर पाते। इट नीड्स टू बी अनकम्प्रेस्ड बिफोर इट कैन बी एक्सेस्ड फॉर फर्दर यूज। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्रेशन टूल्स आर। अब कौन कौन से कंप्रेशन टूल्स हैं जिसका यूज़ करके हम हमारे डाटा को श्रिंक कर सकते हैं, उसकी साइज को कम कर सकते हैं, स्पेस को लेस कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दे रखा है। विनरेयर, विनजिप, पैकजिप, द अनआर्चिवर एक्सेट्रा। इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम हमारे डाटा की जो स्टोरेज स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक अब लिखा है आपको डिस्क क्लीनअप। तो इसके बारे में अब क्या है देखते हैं हम। डिस्क क्लीनअप टूल्स असिस्ट यूजर्स इन फ्रीइंग अप डिस्क स्पेस। जो डिस्क क्लीनअप टूल्स होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज़ कर हम हमारे कंप्यूटर की जो ड्राइव्स होती है, डिस्क ड्राइव्स होती है, उसकी स्पेस को फ्री कर पाते हैं। कैसे करते हैं अब आगे लिखा है, उसको समझेंगे हम। द सॉफ्टवेयर स्कैन्स हार्ड डिस्क टू फाइंड फाइल्स दैट आर नो लॉन्गर यूज्ड। और जो ये डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, वो हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको स्कैन करता है और उस पता लगाता है कि उसमें ज़्यादा टाइम से कौन सी फाइल्स, ये ज़्यादा टाइम से कौन सा हमारा डाटा है जो यूज़ नहीं हो पा रहा है, एंड फ्रीज अप स्पेस बाय डिलीटिंग देम। और वो हमारी परमिशन से, अगर हम चाहते हैं कि जो डाटा है या फाइल है ज़्यादा टाइम से हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कंप्यूटर हमसे पूछता है, फिर ये सॉफ्टवेयर हमसे पूछता है कि क्या हम उसको डिलीट कर दें। तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो डाटा या फाइल्स जो हमारे लंबे समय से हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम चाहे तो डिलीट कर हमारा स्पेस जो है हार्ड डिस्क का बढ़ा सकते हैं। ओके, अब लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, समझा है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो लिखा है यहाँ पर आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर के लिए, हम कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई सा भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी होता है। बिना इसके हम हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर पाते। जैसे अगर हम मान लेते हैं, हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर हमारे पास कार है, हमने एक कार खरीद ली, हमारे पास कार है,
कार की चाबी भी है, हमने कार को का गेट ओपन करके हम कार में बैठ भी गए हैं। बट अगर हमको कार चलाना भी आती है, चलो मान लेते हैं हम कि हमारे पास कार है, कार की चाबी भी है और कार हमको चलाना भी आती है, बट अगर हमारे कार में डीजल नहीं है तो क्या हम कार को स्टार्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमको कार है, कार को चलाना भी आती है, कार की कीज भी हमारे पास है, बट कार में डीजल नहीं है तो हम कार को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम भी है, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट्स भी है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू सब है, बट अगर उसमें कोई सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर यूजिंग कंप्यूटर। Some of the common types of system software are operating system, language processor and device driver etc. तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से यूज़ करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिसमें हमको हमारे पास कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर ये होना ज़रूरी होता है। ओके, अब आगे देखते हैं इसके बारे में, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में समझा था, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में भी हमने इसके बारे में समझा है। फिर से हम इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ हम हमारे कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज होते हैं, सारे संसाधन होते हैं, उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से मैनेज करके हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अच्छे से कर पाए। इट ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के जो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या हार्डवेयर्स होते हैं उन सभी को अच्छे से कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ कर पाएँ, आसानी से कंप्यूटर्स यूज़ कर पाएँ और हमारा वर्क कंप्लीट कर पाएँ। इट इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल बनाने का, उनके बीच में रिलेशन बनाने का वर्क भी करता है, ताकि हम कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे यहाँ पर, पेज नंबर 22 पर। ओके, पेज नंबर 22 पर अब लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS DOS, MS विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक OS एक्सेट्रा। अब ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा MS विंडोज। 96 to 98% यूजर्स यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज। बहुत से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप होगा जिनके कंप्यूटर में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही डला होगा। तो लगभग 98% जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप होते हैं उसमें यूजर्स MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। इसको हम आसानी से चला पाते हैं, आसानी से समझ पाते हैं और हमारा वर्क जो भी है उसको आसानी से हम कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उनकी विंडो कैसी होती है, उनकी स्क्रीन कैसी होती है। तो MS DOS की स्क्रीन ऐसी लगभग ऐसी होती है। जो हमारा विंडोज़ होता है, MS विंडोज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, वो ऐसा होता है। लाइनक्स की स्क्रीन ऐसी होती है और जो मैक होता है वो इसकी स्क्रीन ऐसी होती है। ठीक है, अभी और इसके बारे में लिखा है यहाँ पर, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा कि मैक MS DOS है, MS विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैक है, ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस टाइप से अपना वर्क करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। प्रोसेस मैनेजमेंट। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय allocating डिफरेंट जॉब्स टू इट। जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसका वर्क करने के लिए अच्छे से मैनेज करने में, उसको अलग अलग टाइप का वर्क अलॉट करने में
वर्क करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी इट यूजेस एंड फ्रीज द मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है, जब उसको ज़रूरत लगती है तब उसकी मेमोरी यूज़ करता है, और जब ज़रूरत होती है उसकी मेमोरी को फ्री करने का वर्क करता है। उसको करने में, मैनेज करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हेल्प करता है। फाइल मैनेजमेंट, इट कीप ट्रैक्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएटेड, डिलीटेड, copied along with the files stored in an organized way। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फाइल मैनेजमेंट का वर्क भी करता है। वो अच्छे से फाइल को क्रिएट करने में, डिलीट करने में, कॉपी करने में, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, स्टोर करने में हमारी मदद करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, वो जो हम कंप्यूटर से हमारी अलग अलग डिवाइस को अटैच करते हैं, उसको मैनेज करने में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारी हेल्प करता है। तो इसमें लिखा है मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो हम कंप्यूटर से हमारी अलग अलग टाइप की जो डिवाइस होती है, जैसे इनपुट होती है, इनपुट में हमारा कीबोर्ड, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है, और आउटपुट में हमारा मॉनिटर, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, उनको अच्छे से कंट्रोल करने में, मैनेज करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 23। तो लिखा है यहाँ पर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बारे में लिखा है कि यहाँ पर इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन टू द यूजर्स। और जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये यूजर्स को, जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको हम यूजर्स बोलते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर यूज़र को उनका डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कंप्यूटर में रख रखी है, उसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन की फैसिलिटी हमको उपलब्ध कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। एंड ऑल्सो मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर का यूज़ करने में उनको अच्छे से कंट्रोल करने में, मैनेज करने में ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अब लैंग्वेज प्रोसेसर, जैसे कि कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो उसको समझ नहीं पाता है। तो हम जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। इसके लिए हमको किसी लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करना होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करना होता है, ताकि वो जो हमारी लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए, ताकि उसको कंप्यूटर फिर समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाए। तो लिखा है यहाँ पे, प्रोग्रामर्स राइट देयर प्रोग्राम इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज सच एस सी, C++, जावा एक्सेट्रा। जो प्रोग्राम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, उसका यूज़ कर हम हमारी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर को, सॉरी जो कंप्यूटर होता है हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पाता है, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, तो उस लैंग्वेज को हमको मशीनरी लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमको किसी लैंग्वेज प्रोसेसर का या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करना होता है। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा है कि प्रोग्रामर्स राइट देयर प्रोग्राम इन वन ऑफ द हायर लेवल लैंग्वेज सच एस C++, जावा एक्सेट्रा। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करते हैं, लिखते हैं, वो उनका प्रोग्राम राइट करने के लिए, लिखने के लिए किसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी C++ या जावा, इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन बाइनरी लैंग्वेज। बट जो कंप्यूटर होता है वो किसी दूसरी लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, किसके अलावा, केवल बाइनरी लैंग्वेज के। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ पाता है, जो इसको हम 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम हमारी जो लैंग्वेज है उसको किसी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। टू कन्वर्ट दिस प्रोग्राम वी यूज़ लैंग्वेज प्रोसेसर।
और अब इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को की लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हम किसी लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। सब कॉमन लैंग्वेज प्रोसेसर आर, और कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जिसका यूज़ कर हम ये लैंग्वेज को चेंज कर पाते हैं, हमारे प्रोग्राम लैंग्वेज को चेंज कर पाते हैं, वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट में आपको लिखा है इंटरप्रेटर, और फिर लिखा है कंपाइलर। इंटरप्रेटर के बारे में यहाँ पे आपको लिखा है कि इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो इंटरप्रेटर होता है ये लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जिसका यूज़ हम हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का वर्क करता है। इट इज़ वेरी स्लो बिकॉज इट कन्वर्ट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। और जो इंटरप्रेटर होता है ये बहुत ही स्लो स्पीड से वर्क करता है, बिकॉज इसका जो कन्वर्ट करने की जो इस प्रोसेस है वो लाइन बाय लाइन होती है, इसलिए वो बहुत ही स्लो स्पीड से इसको चेंज कर पाता है। सेकेंड लिखा आपको कंपाइलर। अब कंपाइलर भी है जो है कंपाइलर भी हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का वर्क करता है। तो लिखा है यहाँ पर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जो कंपाइलर है वो भी हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का वर्क करता है। इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट स्कैन्स फुल प्रोग्राम एंड कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो कंपाइलर है ये बहुत ही फास्ट स्पीड से वर्क करता है, क्योंकि ये हमारा जो सारा जो प्रोग्राम होता है लेवल लैंग्वेज में, जो सारा प्रोग्राम होता है उसको बहुत ही जल्दी से सभी को एक साथ प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकता है। तो इन दोनों में हमको अंतर ये है कि जो ये दोनों वर्क तो एक ही करते हैं, हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का वर्क करते हैं, बट ये लाइन बाय लाइन चेंज करता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है, स्लो स्पीड से कम काम करता है। बट ये पूरे हमारे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करने का काम करता है और फास्ट स्पीड से चेंज कर सकता है। यहाँ पे इसकी प्रोसेस हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाई लेवल प्रोग्राम होता है, हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, उसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका यूज़ हम हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है आपको डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। डिवाइस ड्राइवर्स आर द शेयर्ड प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अदर हाई लेवल प्रोग्राम्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर हार्डवेयर डिपेंडेंट. They allow adding and removing devices from your computer system without changing any of the application using that device. अब जो डिवाइस ड्राइव होता है इसका यूज़ हम कंप्यूटर में जो अलग अलग टाइप की डिवाइसेस अटैच करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, सरलता से, आसानी से यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हम डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा इसका यूज़ कर हम हमारी जो भी यूजेबल जो भी डिवाइसेस है उसको उसमें हम ऐड कर सकते हैं, आसानी से उसमें जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और उसको हटाने से या रिमूव करने से जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उस पर उसमें उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको अलग पेज नंबर 24 पर लिखा है कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच रिक्वायर ड्राइवर्स आर। जो कॉमनली हमारे हार्डवेयर होते हैं जो कि जिनको यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हम किसी ड्राइवर का यूज़ करना होता है, उसके लिए जरूरी होता है, ड्राइवर्स जरूरी होते हैं, वो यहाँ पे आपको दे रखें। कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, कार्ड रीडर, नेटवर्क कार्ड, CD, DVD ड्राइव्स। अब ये सारे जो आपको हार्डवेयर दे रखे हैं
कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, कार्ड रीडर है, नेटवर्क कार्ड है, सीडी और डीवीडी ड्राइव है। इन सभी को अगर आपको यूज़ करना है कंप्यूटर में, तो इनके लिए आपको यूज़ करने के लिए पहले इनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में म्यूज़िक प्ले करने के लिए, अगर आपको कंप्यूटर में कोई सा भी म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में पहले आपके साउंड कार्ड आप फिक्स करना होता है, उसके बाद ही हम कंप्यूटर में साउंड प्ले कर पाते हैं। नेटवर्क कार्ड, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करना है, तो यूज़ करने आपको अगर कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए पहले आपको कंप्यूटर में आप नेटवर्क कार्ड वहाँ पे आपको लगानी होती है। उसके बाद ही हम कंप्यूटर में नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही सभी के लिए आपको जैसे सीडी या डीवीडी ड्राइव है, तो अगर आपको सीडी या डीवीडी आपके कंप्यूटर में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पहले उसके लिए सीडी या डीवीडी ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके सीपीयू में आपको उसको अटैच करना होता है। उसके बाद ही हम उसमें किसी सीडी या डीवीडी को यूज़ कर पाते हैं। ओके। तो लिखा है पे प्रोबो फैक्ट में आपको यहाँ पे बिफोर यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस वी हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स ऑफ दैट डिवाइस इन द कंप्यूटर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको डिवाइस यूज़ करनी है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, कार्ड रीडर, नेटवर्क कार्ड या सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव, या इसके अलावा भी बहुत से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिसका यूज़ अगर हम करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करने के पहले हमको कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसका ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करना होता है। बिना उसके हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी एक्सटर्नल डिवाइस का अगर हमको यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए उसका जो ड्राइवर होता है उसको हमको हमारे कंप्यूटर में यूज़ करना होता है, सॉरी इंस्टॉल करना होता है। विंडोज 10 इज प्लग्ड इन प्ले ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस का अगर यूज़ हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के पहले आपको कंप्यूटर में उसका ड्राइवर हमको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसको अगर हमने ड्राइवर को अगर इंस्टॉल नहीं कर पाया है तो उससे रिलेटेड हम डिवाइस को, एक्सटर्नल डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर 2 हमने रीड कर लिया है। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैप्टर 1 के आंसर्स राइट नहीं किए अपनी अपनी बुक में, चैप्टर 1 जो कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में करवा दिया है, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन एक्टिविटी 1, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने अभी भी अपनी अपनी बुक में कंप्लीट नहीं किए हैं वो ये जल्द से जल्द अपनी बुक में मेरी पिछली वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे और उसके फोटोज़ अच्छे से क्लिक करके मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, आपसे आपको याद रखना है कि आप जो भी आपका वर्क है, CW है, SW है, वर्कशीट है, वो आपके टीचर्स, जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, जैसे मैं आपको अभी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो आप केवल मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर आपका वर्क सेंड करेंगे, फ़ोटो सेंड करेंगे, वर्कशीट सेंड करेंगे, आपका SW जो भी है वो सेंड करेंगे केवल मेरे नंबर पर। ओके, आपको ग्रुप में आप कोई सा भी आपका वर्क सेंड नहीं करना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है कि आप लेसन 1 जो भी आपने अभी कंप्लीट कर लिया है, जिनने कर लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है वो उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके फ़ोटोज़ मुझको सेंड करेंगे। ओके, मेरे नंबर पर ही, ग्रुप में ना करें। ठीक है, थैंक यू।